नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ब्लूप्रिंट सामने आ चुका है। आर्थिक पैकेज की आखिरी कड़ी में वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए सरकारी उपक्रमों यानी पब्लिक सेक्टर्स के स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पर फैसला ले लिया है। ये ऐतिहासिक फैसला कितना बड़ा है और इसके क्या मायने हैं, इसकी बारीकियां क्या हैं और इसका दूरगामी असर क्या पड़ने वाला है? क्या महामारी कोरोना ने केंद्र सरकार को मौका दे दिया है कि वो पब्लिक सेक्टर्स के डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के नए युग का आगाज कर दे? क्या सरकार अर्थव्यवस्था का नया इतिहास लिखने जा रही है? क्या 20 लाख करोड़ का पैकेज और इसके साथ ऐलान किए गए आर्थिक सुधार 1960 के दशक के हरित क्रांति और 1990 के आर्थिक सुधारों जैसे क्रांतिकारी बदलाव साबित होने वाले हैं? आज के एपिसोड में मैं आपको केंद्र सरकार के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के फैसले की अहमियत के बारे में बताऊंगी। दो 2014 में नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए तो उनका नारा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। आज की तारीख में जब देश कोरोना काल के लॉकडाउन 4 की तरफ कूच कर चुका है तो सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से पर्दा हट चुका है। तब मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट के नारे से कोहरा छटता हुआ दिख रहा है। सरकार अपनी भूमिका शासन के तौर तरीके की नीति निर्माता तक ही सीमित करना चाहती है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था ने सरकार को ये मौका भी दे दिया है। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। वैश्विक आपदा कोरोना के आगे के अर्थशास्त्र के लिए ये बयान सबसे मुफीद है और जिसे विस्तार दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। बरसों बरस सरकारी विनिवेश की प्रक्रिया पर रफ्ता रफ्ता बढ़ रही तमाम पूर्ववर्ती सरकारें और पूर्ण बहुमत वाली नरेंद्र मोदी सरकार को अब कोरोना की आपदा ने क्रांतिकारी अर्थशास्त्र की पटकथा लिखने का मौका दिया है। ये जो लिस्ट स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की बनेगी, इसको पब्लिक इंटरेस्ट को यानी कि जनहित को, राष्ट्रहित को और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और इससे बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी उनको प्राइवेटाइज करने के अवसर दिए जाएंगे, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आकर आ सकते हैं। चाहे इनके मर्जर्स की बात हो, विलयीकरण की बात हो, वो भी किया जा सकता है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी। और पीएससीज को प्राइवेटाइज करने के लिए समय पर, जब उचित समय होगा, बाजार को देखकर कि कब इसका निजीकरण करना चाहिए, मार्केट के हालात और प्रशासनिक साध्यता को देखकर जनहित में वो भी लिया जाएगा। विनिवेश शब्द 1990 के दशक से सरकारों और सियासत के विमर्श में रहा है। आम शब्दों में कहें तो विनिवेश ऐसा विषय रहा है जिसकी आग से खिलने का साहस अतीत की सरकारों ने हौले हौले ही किया। लेकिन अब कोरोना काल के पार देख रही नरेंद्र मोदी सरकार ने विनिवेश का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है। आखिर ये विनिवेश क्या है? सबसे पहले इसे समझते हैं आसान भाषा में। कहें तो विनिवेश का मतलब केंद्र और राज्य सरकार की संपत्ति और उपक्रमों की पूर्ण बिक्री या हिस्सेदारी को कम करना होता है। विनिवेश के जरिए सरकार अपनी संस्थानिक जिम्मेदारियां कम करती है। अब केंद्र सरकार रेल भी चलाती है, प्लेन भी उड़ाती है, तेल भी बेचती है, तमाम तरह के कल कारखाने भी चलाती है, जिसमें रक्षा, परमाणु प्रतिष्ठान भी शामिल है। फिर केंद्र सरकार माइनिंग से लेकर शिपिंग भी करती है।
सरकार बैंक भी चलाती है। इसी तरह केंद्र सरकार देश में बुनियादी ढांचे से जुड़े उपक्रमों के पीछे की ड्राइविंग फोर्स है। लेकिन कोरोना के कारण बुरी तरह चरमराई अर्थव्यवस्था को सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की संजीवनी तो दे दी, साथ ही स्ट्रेटेजिक विनिवेश की वकालत भी की है। आइए जानिए कि इसके तहत सरकार ने हर क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। अब निजी कंपनियां रक्षा और प्रतिरक्षा के सामानों का उत्पादन कर सकेंगी। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए नई नीति आएगी, जिसमें सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का रोल सीमित होगा और हर क्षेत्र में सिर्फ एक सरकारी कंपनी ही काम करेगी और बाकी का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। निजी कंपनियों को जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर रखती हैं, उनको लिस्टेड कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा, लेकिन भारतीय कंपनियों को, इंडियन पब्लिक कंपनीज को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो जायज विदेशी अधिकार क्षेत्र में अब पब्लिक कंपनीज को डायरेक्टली लिस्ट करवा सकती हैं, सिक्योरिटीज को डायरेक्टली लिस्ट करवा सकती हैं, उसकी अनुमति उनको दी जाएगी। विनिवेश के जरिए सरकार प्रशासनिक खर्च कम करने के साथ साथ पूंजी भी हासिल करना चाहती है। 2014 में ताजपोशी के साथ ही नरेंद्र मोदी ने सरकारी हिस्सेदारी को कम करने के संकेत दिए थे। अब वो चाहे एयर इंडिया को बेचने का मुद्दा हो या फिर तेल कंपनियां बीपीसीएल के विनिवेश का मुद्दा, फिर सरकारी बैंकों का विलयीकरण भी नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान ही हुआ। इस तरह विनिवेश के रास्ते पर तो मोदी सरकार पहले से चल रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार कम थी। अब कोरोना आपदा ने विनिवेश की प्रक्रिया को उड़ान दे दी है। केंद्र सरकार के मुताबिक अब हर क्षेत्र में एक ही सरकारी कंपनी होगी और बाकी की सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने कोरोना काल से पहले ही बैंकिंग ढांचे में बड़े सुधार की पहल शुरू कर दी थी। इसी तरह सभी के सभी सरकारी तेल कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी सरकारी कंपनी बनाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसी के तहत बीपीसीएल के विनिवेश का निर्णय लिया जा चुका था। कहने का मतलब यह है कि वित्त मंत्री ने जो ताजा ऐलान किया है वो प्रक्रिया तो पहले से ही जारी है। नए ऐलान में उसे अब 1-2 सेक्टर की जगह सभी सरकारी सेक्टर्स पे लागू किया गया है। विनिवेश क्यों? इसका जवाब बड़ा सीधा है। सरकार की कमाई कम और खर्च ज्यादा है। सरकार का राजकोषीय घाटा ही करीब 7 लाख करोड़ रुपए का है। ये जीडीपी का करीब 5% है। ऐसे में विनिवेश के जरिए सरकार की कोशिश है कि पैसा जुटाया जाए। इसके 3 रास्ते हैं: विनिवेश, निजीकरण और सरकारी संपत्तियों की बिक्री। कोरोना के कारण सरकार के खर्च में बेतहाशा इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ सरकार की कमाई में भारी कमी हुई है। ऐसे में पूरी आशंका है कि आने वाले महीनों में राजकोषीय घाटा 5% से ज्यादा हो जाएगा। फिर भविष्य के लिए सरकार चाहेगी कि उसकी जिम्मेदारी कम हो। वैसे भी पिछले साल जुलाई में पेश आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अपना निवेश 51% से कम करने की घोषणा की थी। इसका आसान शब्दों में मतलब ये हुआ कि अगर 51% से कम सरकारी हिस्सेदारी होगी तो सरकार की मिल्कियत खत्म। बहुत सारे क्षेत्र जो नॉन स्ट्रेटेजिक होंगे वो सारे प्राइवेटाइजेशन होंगे और प्राइवेटाइजेशन होगा तो डिसइन्वेस्टमेंट होगा और डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो सरकार को उसकी सपोर्ट मिलेगी। तो ये दोनों तरह से सूट करता है। एक तो डिसइन्वेस्टमेंट सरकार का वैसे एजेंडा है, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। दूसरा, सरकार को इसमें फिस्कल सपोर्ट भी मिलती है। तो आप इस जो घोषणा को 2 तरीके से देखिए। सरकार एक रिसोर्सेज जुटाने का, फिस्कल डेफिसिट को कम करने की भी सोच रही है। दूसरी बात, सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रही है और सरकार ने ये मान लिया है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को उसी क्षेत्र में रहना चाहिए जहां सरकार उसकी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है। हर क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर को रहने की जरूरत नहीं है।
2014 के बाद देखें तो बार बार इरादा दोहराने के बावजूद मोदी सरकार भी विनिवेश के रास्ते पर धीमे ही बढ़ पाई थी। मोदी सरकार का विनिवेश का साल 2018-19 का लक्ष्य सिर्फ 16% पूरा हो पाया। इस तरह एयर इंडिया की हिस्सेदारी पूरी तरह बेचने के फैसले के बावजूद सरकार विमान कंपनी को खरीदार नहीं मिल रहा। इस तरह सरकार के राजकोष में पैसे की कमी बनी रही। एक नेशनल कैरियर जिसको आज तक हम एयर इंडिया के रूप में यूज करते रहे और बहुत सारे प्रवासी भारतीयों को वापस लाने का काम एयर इंडिया ने किया, इमरजेंसी सर्विसेज में एयर इंडिया को यूज किया गया। अब समस्या ये है कि लॉकडाउन के बाद हम चाहते जरूर हैं कि एयर इंडिया घाटे में है, लेकिन समस्या ये है कि अब सारी एयरलाइंस भी घाटे में है। बाकी एयरलाइंस तो प्राइवेट एयरलाइंस है, अगर वो वायबल नहीं हुई तो बहुत सारी जो कंपनियां वो बैंकरप्ट में हो जाएंगी, एयरलाइंस बंद हो जाएंगी। लेकिन फिर भी देश को एक ऐसी एयरलाइंस चाहिए होगी, चाहे वो टैक्स पेयर्स ही चलाएं, लेकिन उसकी जरूरत रहेगी। मुझे नहीं लगता कि अब इतना आसान होगा एयर इंडिया को बंद करना, लेकिन निश्चित रूप से एयर इंडिया के काम करने के तरीके को बदलना होगा ताकि ये प्रॉफिटेबल हो जाए। अब जरा 20 लाख करोड़ के अर्थशास्त्र को समझने की जरूरत है, जिसमें वित्त मंत्री 5 बार में 20,97,053 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर चुकी है। इसके तहत 13 मई को पहली घोषणा 5,94,550 करोड़ रुपए की हुई। दूसरी घोषणा 14 मई को हुई, जिसमें 3,10,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। 15 मई की तीसरी घोषणा में 1,50,000 करोड़ रुपए दिए गए। 16 और 17 मई को चौथी और पांचवी घोषणा में 48,100 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित पुराने पैकेज में 1,92,800 करोड़ रुपए और आरबीआई की तरफ से 8,01,403 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान हो चुका है। इस तरह से कुल घोषणा 20,97,053 करोड़ रुपए की हुई। अगर इन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के हिसाब से बांटा जाए तो बिजली कंपनियों के लिए 90,000 करोड़, किसान मजदूर के लिए 3,10,000 करोड़, माइक्रो इंडस्ट्री को 1.5 लाख करोड़, बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 48,000 करोड़ और मनरेगा के मजदूरों के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जाहिर तौर पर सरकार का इरादा बड़े पैमाने पर ऐसे क्षेत्र में निवेश का है जहां तत्काल लाभ मिलने की उम्मीद कम है। ये लंबे समय के निवेश हैं जिनके लिए सरकार को पैसों की सख्त दरकार है। लिहाजा रणनीतिक विनिवेश सरकार का एक अस्त्र है जिसका कोरोना काल में इस्तेमाल किया गया है। आजाद भारत में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार 1991 में नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के युग में हुआ था। उस समय सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी को छोड़ देश में प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। इस क्रांतिकारी सुधार को बिग बैंग रिफॉर्म्स का नाम दिया गया। 1991 में बिग बैंग रिफॉर्म्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी और खर्च चलाने के लिए देश का सोना विदेशों में गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। सवाल है कि क्या कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था में आमूल चूल बदलाव करने की जरूरत है? क्या कोरोना ने इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरतों को उजागर कर दिया है? आज जरूरत है विदेशी निर्भरता के बजाय देशी क्षमता पर भरोसा करने की और अपने पैरों पर खड़े होने की। हम में क्षमता भी है और आज मौका भी है कि भारत चीन का विकल्प बन के उभरे, लेकिन इस रास्ते में कई अड़चने हैं जिसे दूर करना वक्त का तकाजा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। अगर जमीन, मजदूर, बाजार की तरलता और कानून के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी फतह हासिल करते हैं
तो ये 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों का दूसरा महत्वपूर्ण चरण होगा। कोविड-19 महामारी ने नरेंद्र मोदी सरकार को यह मौका दिया है और इसकी बुनियाद तैयार है। आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। यह बयान 1991 की याद दिलाता है। इतिहास बताता है कि देश ने सभी बड़े और कड़े आर्थिक फैसले लिए हैं जब कोई विकल्प न बचा। आज की तारीख में बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है, लॉकडाउन में पलायन की स्थिति गंभीर है, कल कारखाने बंद हैं, जिससे विकास दर 2% से भी नीचे जाने के आसार हैं। ऐसे में सरकार की असल चिंता लोगों की जेब तक पैसे पहुंचाना और बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखना है। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के साथ हाजिर है। 20 लाख करोड़ का पैकेज है जो 10% जीडीपी का है, एक बहुत बड़ा पैकेज है। उसमें बैंकिंग सपोर्ट भी बहुत सारी दी गई है और भी बहुत सारी पॉलिसी डिसीजन है। एग्रीकल्चर के बारे में भी बहुत लंबी सुझाव रखे गए हैं, इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत सुझाव रखे गए हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की मूवमेंट के ऊपर भी अलाउड हो रहा है, किसानों को भी छूट दी जा रही है। तो स्वाभाविक है कि ये पैकेज भारत को इंडस्ट्री की और एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए काम आएगा, और कितना काम आएगा ये समय बताएगा। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सरकार इस पैकेज को कितनी जल्दी इंप्लीमेंट करती है और कितनी एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करती है। सियासतदानों के मुताबिक 20 लाख करोड़ के पैकेज से किसान मजदूरों को फौरी राहत नहीं मिली है, लेकिन अधिकतर अर्थशास्त्री मानते हैं कि यह आर्थिक पैकेज लंबे समय के लिए है। इसके जरिए अर्थव्यवस्था में बुनियादी सुधार की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की गई है। मसलन कृषि व्यापार को अवरोध मुक्त बनाकर बाजार तक किसानों की पहुंच को आसान बनाने की कोशिश की गई है। रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% तक बढ़ाया गया है। MSME की परिभाषा को बदला गया है। कोयला और खनन नीति में सुधार किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारें श्रम नीति में बदलाव कर रही है और इसके तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रम कानून में बदलाव किया है। अर्थव्यवस्था में ये ऐसे बदलाव हैं जो कुछ समय पहले तक अकल्पनीय थे, लेकिन देश की राजनीति की तासीर ऐसी है कि बड़े आर्थिक फैसले मुश्किल वक्त में लिए जाते हैं। अगर 1991 में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने देश को उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन की पटरी पर लाया, तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी मुश्किल वक्त में ही विनिवेश का फैसला लिया। वाजपेयी के दौर में परमाणु परीक्षण के कारण अमेरिका का आर्थिक प्रतिबंध लगा था। ऐसी स्थिति में ITDC होटल्स, BSNL, UTI, मॉडर्न ब्रेड का विनिवेश किया गया था। डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी था इस देश के लिए, क्योंकि बहुत सारा टैक्स पेयर्स का पैसा लॉस मेकिंग कंपनीज में जा रहा था और उन क्षेत्रों में कंपटीशन भी नहीं था, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी, ना वो लिस्टेड कंपनियां थी, तो बहुत नुकसान इस देश का हो रहा था। अब सरकार ने ये कहा है कि हर क्षेत्र को प्राइवेट उद्योगों के लिए खोला जाएगा। निश्चित रूप से एक कंपटीशन बढ़ाने की बात है, जिससे कंपैरिजन हो जाएगा कौन एफिशिएंट है और कौन नहीं है। दूसरी बात कि बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे रेलवे है, एयर इंडिया है, बाकी क्षेत्रों में, टेलीकॉम में, हमने ये देखा है कि डिसइन्वेस्टमेंट के बाद भी या प्राइवेटाइजेशन के बाद भी बहुत ज़्यादा फर्क आया नहीं। तो आप एक कंपनी रखें, 2 रखें, 10 रखें, फर्क उससे नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आपकी कंपनियां मैनेज कैसे हो रही हैं, क्या वो प्रोफेशनल ढंग से हो रही हैं या उसमें अनप्रोफेशनल तरीके से और एक्सटर्नल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। आज कोरोना महामारी के कारण मोदी सरकार के हाथ बंधे हैं, इसलिए कोरोना काल में मोदी सरकार ने कई कारोबारी रियायतें दी हैं। कंपनियों के दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया में राहत दी। सरकारी कंपनियों के लिए रिजर्व क्षेत्रों को निजी कंपनियों के लिए खोला गया।
अर्थशास्त्रियों के मुताबिक रणनीतिक विनिवेश के साथ साथ आर्थिक सुधार की प्रक्रिया का फायदा आने वाले 3 से 5 वर्षों में दिखेगा। भारत की डेट में जो आज की डेट में वर्कफोर्स है उसका 94% से ज़्यादा इस एमएसएमई सेक्टर में काम करता है, चाहे वो एमएसएमई का ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। तो उसको सपोर्ट देना बहुत सब जरूरी था और बहुत सारे मेजर लिए गए हैं, लिक्विडिटी सपोर्ट दी गई है, हर क्षेत्र के बारे में दी गई है। मेरा ऐसा मानना है कि ये लिक्विडिटी की सपोर्ट जो फंड के लिए बहुत ईजी रहेगी और ये सेक्टर इस बारे में अपने आप को सस्टेन कर पाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद में जो रिवाइवल होगा वो उसी सेक्टर का जल्दी होगा, क्योंकि ये सेक्टर जरूरत की चीज़ें बनाता है, जरूरत की चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता है और आम आदमी की जरूरत को मीट आउट भी करता है। कोरोना काल के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के स्पष्ट मायने दो हैं: अर्थव्यवस्था में तरलता बनाना और बुनियादी सुधार करना। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि इस पैकेज में लॉकडाउन से पीड़ित गरीबों, मजदूरों और किसानों को फौरी राहत देने की कोशिश नहीं की गई है। इस पैकेज में कर्ज की बात की है, मगर इस कर्ज से जो आपने बात बोली, डिमांड शुरू नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा वो चीजें नहीं खरीद सकते हैं। तो मैंने शुरुआत में बोला कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, और उसमें एक डिमांड फायर करने का एक सेक्शन डालना चाहिए। उसमें न्याय जैसी योजना हो, आप उसको दूसरा नाम दे दीजिए, मगर डिमांड को स्टार्ट करने के लिए, डिमांड को फायर करने के लिए उसमें पैसा देने की जरूरत है। वैसे याद रखना होगा कि कोरोना ऐसे समय में आया है जब सरकार का राजकोषीय घाटा काफी ज्यादा था। इस कारण सरकार के हाथ बंधे थे। दूसरी तरफ कोरोना के कारण चीन को लेकर दुनिया भर में नाराजगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के कारोबारी रिश्ते तोड़ने की घोषणा की। ऐसी सूरत में भारत के पास चीन का विकल्प बनने का मौका है। ये एक ऐसा मौका है जो कोरोना के कारण आया है। ये ऐसा दौर साबित हो सकता है जिसमें मेक इन इंडिया की मुहिम बुलंद होगी और भारत दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरेगा। मनमोहन सिंह से लेकर पी चिदम्बरम तक और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक विनिवेश की जरूरत को महसूस करते रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया 1990 के दशक में से शुरू है, लेकिन पहले की सरकारें गठबंधन की थी, उनकी राजनीतिक मजबूरियां थी। नरेंद्र मोदी के पास पूर्ण बहुमत है, उनके पास क्रांतिकारी आर्थिक बदलाव करने की ताकत और बहुमत दोनों है। लेकिन यहां एक बात याद रखनी चाहिए कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है ह्यूमन रिसोर्स। प्रधानमंत्री मोदी की नई आर्थिक सोच के 5वें स्तंभ में से चौथा पिलर डेमोग्राफी है। प्रधानमंत्री मोदी इसे सबसे बड़े लोकतंत्र की वाइब्रेंट डेमोग्राफी कहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं, उससे लगता है कि काम करने वाला और पसीने बहाने वाला एक बड़ा तबका फैक्ट्रियों की जगह सड़कों पर पसीना बहा रहा है। करोड़ों मजदूर रोजी रोटी वाली जगह छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर या तो पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं। ऐसी स्थिति में देश क्यों पहुंचा? आज इस सवाल को समझने की जरूरत है। दरअसल बीते दशकों में हमने वाइब्रेंट डेमोग्राफी की अवहेलना की है। इस वाइब्रेंट डेमोग्राफी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की अनदेखी हुई है। अगर पहले ऐसा होता तो ऐसी तस्वीरें शायद ही उभरती। इसलिए महामारी ने केंद्र सरकार को परंपरागत विचारों को बदलकर नए रास्ते पर चलने का अवसर तो दिया है, लेकिन क्या ये हो पाएगा? करना वक्त का तकाजा है। वैसे बहुत से अर्थशास्त्रियों के मुताबिक पिछले 30 वर्षों में जिस तरह से सरकारी कंपनियों को बेचा गया है वो विनिवेश था ही नहीं, बल्कि एक सरकारी कंपनी के शेयर्स दूसरी सरकारी कंपनी ने खरीदे हैं। ऐसे विनिवेश से सरकार का बजट घाटा तो कम हो जाता है, लेकिन इससे ना तो कंपनी के शेयर होल्डिंग में बहुत फर्क पड़ता है, ना ही कंपनी के कामकाज के तरीके बदलकर बेहतर होते हैं।
इससे विनिवेश की असल प्रक्रिया बेमानी बन जाती है। लेकिन इस दफा मोदी सरकार ने विनिवेश में रणनीतिक बदलाव करके भविष्य का खाका साफ कर दिया है। वैसे भी जमाने से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। पीएसयूज में प्रोफेशनलिज्म का अभाव ये सरकार के राजकोष के लिए सिरदर्द की तरह है। बावजूद इसके भारत निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ये संवैधानिक लोक कल्याणकारी अवधारणा की बाध्यताओं को पूरा करने के साधन रहे, लेकिन समय समय पर सरकारों ने विनिवेश को अपनाया है। पूर्व में मनमोहन सिंह सरकार के समय भी भारतीय तेल कंपनी IOCL, HPCL और BPCL को एक कंपनी में तब्दील करने का विचार हुआ था। ऐसा ही विचार मोदी सरकार का भी। वैसे ऐसा करने के आर्थिक जोखिम भी हैं, क्योंकि ये फायदे में चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। लेकिन शायद कोरोना का संदेश है, जान जोखिम में है और जोखिम के आगे ही जहान। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोरोना काल के बाद दुनिया की रीत भी बदल जाएगी, उसके डायनामिक्स बदल जाएंगे, अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल जाएगा। ऐसी सूरत में पुरानी व्यवस्था के लिए कोरोना के बाद की नई व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होगा। इसलिए आपदा को अवसर में बदलने की जो बात कही जा रही है, अर्थव्यवस्था का जो रोड मैप पेश किया जा रहा है, उस पर शिद्दत से आगे बढ़ने में तमाम पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल विरोधों का सामना करना होगा। आर्थिक सुधारों का ये रास्ता आसान नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।